अग्निवीर बनने के बाद वो किसी से नहीं डरेंगे, इंडियन आर्मी डरेगी किससे वो? तो एक तो वो बेखौफ है, दूसरा उन्हें पूरी स्ट्रेटेजी मालूम है, तीसरा हथियार चलाना आता है। तो इसका परिणाम ये होगा, आपने कहीं सुना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अरुण फौजी कुख्यात गैंगस्टर बना। गोगा मेडी की जो हत्या हुई राजस्थान में, एक फौजी ने ही उसकी हत्या की थी। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देखिए, यहाँ पे सावेक सिंह है, इनको एक दिन पहले बेइज्जत करके सस्पेंड कर दिया गया था, कोर्ट मार्शल कर दिया गया था इंडियन आर्मी से। तो इन्होंने भारत सरकार से बदला लेने के लिए खालिस्तानियों को ट्रेनिंग दी थी। रिटायर्ड आर्मी जनरल मनोज मुकुंद जी की ये किताब सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, भविष्य में पब्लिश होगी या नहीं ये तो समय बताएगा। पर इस किताब के कुछ अंश ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैले हुए हैं, क्योंकि इसमें अग्निपथ योजना का जिक्र है। शायद इसीलिए भारत के लगभग सभी बड़े अखबारों ने अपनी हेडिंग में इस किताब के उन अंशों को स्थान दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना सेना के ऊपर थोपी गई है। इस किताब में अग्निवीर को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। कौन है अग्निवीर? अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले वो युवा जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल है, उनको अग्निवीर कहा जाता है। सरकार इनको कई सारी सुविधाएं दे रही हैं। आप युवा जब अग्निवीर बनते हैं तो न केवल आपको पैसे मिलते हैं, बल्कि ग्राउंड का अनुभव भी मिलता है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी मिलती है। दुनिया के वो सब अनुभव मिलेंगे आपको जो आप किताबों से नहीं सीख सकते। 4 साल की इस अग्निवीर योजना में आपको 11,72,000 रुपए, रिटायर होने पर लगभग 11,71,000 रुपए मिलेंगे। यानी आपकी उम्र के बच्चे जब इंस्टाग्राम का अकाउंट चेक कर रहे होंगे तब आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहे होंगे, क्योंकि भारत में अधिकांश बच्चे जो 17.5 से 21 साल के हैं वो अपने मोबाइल में रील खिसकाकर ही जीवन गुजार रहे हैं। उस समय आप अग्निवीर बनकर पैसे भी कमा रहे होंगे और वो डिसिप्लिन सीख रहे होंगे जो आपके जीवन को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। इसके बावजूद भी क्यों हो रहा है इस योजना का विरोध, और इस किताब के बाद यह योजना क्यों चर्चा में आई? देखिए, जब कोई सरकार कोई योजना लेके आती है तो उन योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए 2 आयाम जरूरी हैं। जब भी पूछा जाए ये योजना क्यों आए, कोई योजना क्यों लाई गई, तो उसके 2 आयाम हैं। पहला आयाम वास्तविक कारण हो सकता है कि नहीं लाना जरूरी था इस योजना को, और दूसरा हो सकता है राजनीतिक मंशा भी हो। अगर वास्तविक कारण सही समझ में आता है, तथ्य आपको स्वीकार लगते हैं, तो जो योजना लाई गई है उसका स्वागत करो। और अगर राजनीतिक मंशा में थोड़ी सी भी बू आती है तो खुलकर आलोचना करो। तो अपन दोनों काम करने वाले हैं। पहले वास्तविक कारण देख तो लो, आखिरकार अग्निपथ योजना क्यों लाई गई है। तो इसमें पहला जो कारण है वो है सुब्रमण्यम कमेटी, जो कारगिल पर बनी थी। इस कमेटी में बहुत सारी बातें बोली गई फौज को लेकर, जिसमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि हमारी फौज की औसत उम्र अन्य विकसित या मजबूत देशों की फौज की औसत उम्र की अपेक्षा ज्यादा है। माने अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर हमारे फौज की औसत उम्र 32 साल दिख रही है, वहीं यूनाइटेड किंगडम की फौज की औसत उम्र 26 साल दिख रही है। तो ये एक वास्तविक कारण समझ में आ रहा है कि नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, इसलिए पुराने लोगों को रिटायर करना चाहिए। शायद इसीलिए इस शॉर्ट टर्म सर्विस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इससे पहले आर्मी में एसएससी भी था, टेम्परेरी आर्मी भी था, तो वहां ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई नहीं हो पाया, ये राजनीतिक मंशा का एक पार्ट हो सकता है। पर वास्तविक कारण तो हमें समझ में आ रहा है कि हम रिपोर्ट का सहारा लेकर एक फैक्ट ये समझ में आया, पर इसका काउंटर जवाब भी दूंगा आगे। पहले ये देख लो कि वास्तविक कारण सही है या गलत है। दूसरा जो वास्तविक कारण सरकार बता रही है वो ये कह रही है कि फौज के जो खर्चे हैं, खासकर पेंशन में वाला खर्चा, उसको कम करना चाह रहे हैं। और ये बात सही है। जब बजट बनता है और रक्षा मंत्रालय को जो बजट दिया जाता है, खासकर फौज को जो बजट दिया जाता है, उस फौज का अधिकांश बजट का मेनली पार्ट जो हिस्सा है वो पेंशन में चला जाता है, और पेंशन राजस्व खर्चा होता है, यानी हर साल करना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से दुनिया में तकनीक आ रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस प्रकार से दुनिया में युद्ध के हालात बन रहे हैं, अब हैंड टू हैंड युद्ध नहीं होगा। यानी कि जो फोर्स हम मानव का इकट्ठा कर रहे हैं उसकी जगह अगर हम तकनीक को बढ़ावा दें, मशीनों को बढ़ावा दें, तो शायद हम दुनिया से काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य में अगर तीसरा युद्ध हुआ तो पानी को लेकर होगा, और उस समय युद्ध जीतेगा वही जिसके पास तकनीक है और हथियार है, और हमारा पूरा पैसा पेंशन में जा रहा है। तो शायद एक कारण ये स्पष्ट दिख रहा है कि अगर हम फौज की संख्या कम करते हैं, पेंशन देना बंद करते हैं, तो जो पैसा बचेगा वो पैसा हम सीधा तकनीक खरीदने में, हथियार खरीदने में लगा सकते हैं। अभी हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तो आपने सुना होगा कि इजराइल का आयरन डोम जो उनकी रक्षा प्रणाली है वो भी उनको नहीं बचा पाई। जब इजराइल जैसा विकसित तकनीक के मामले में देश
हमास से उस रक्षा नहीं कर पाया अपने हमले की, तो उस हिसाब से हम काफी पीछे हैं, हमें भी तकनीक में खर्च करने की जरूरत है। तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और एक रिपोर्ट बताती है कि आर्मी में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2020 के बाद काफी कम हुआ है। तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर आर्मी में नहीं करेंगे, तकनीक नहीं लाएंगे, रिसर्च डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, तो फिर आर्मी धीरे धीरे पीछे बिछड़ती जाएगी। और चूंकि भारत के लगभग सभी राज्य, चाहे केंद्र शासित हो या नॉर्मल राज्य हो या केंद्र सरकारी क्यों ना हो, कर्जे में दबती जा रही है। कुछ विद्वान बोलेंगे कि कर्जा लेना अच्छा है इकोनॉमिक्स के लिए। मैं यहां पे ये स्पष्ट कर दूं, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। इन दोनों लोगों ने 100 रुपए का कर्जा लिया। अब कर्जा दोनों लिया है, लेकिन इस 100 रुपए से इसने एक खरीदा है पेन और इस व्यक्ति ने 100 रुपए से खा लिया है पिज्जा। तो जो ये 100 रुपए से पिज्जा खाया है, ये है राजस्व खर्चा। कर्जा लेके पिज्जा खाओगे तो फिर से तुम्हें कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन इसने जो पेन लिया है, ये पेन इसको वापस रिटर्न करेगा। तो ऐसा कर्जा जिससे पूंजीगत खर्चे किए जाएं, वो देश आगे बढ़ जाते हैं। और जो देश कर्जा लेकर राजस्व खर्चे कर दें, लाडली बहना योजना को 1200 दे दो, अनाज फ्री में दे दो, बिजली फ्री में दे दो, पानी फ्री में दे दो, तो जो तुम फ्री में दे रहे हो, तुम्हारी इनकम कुछ है नहीं है, तुम कर्जा लेके देश चला रहे हो, तो तुम्हें फिर से अगले महीने सब्सिडी देनी पड़ेगी, फिर तुम्हें कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लेके वहां लगाओ जहां से कुछ इन्वेस्टमेंट वापस आए, तो वो कर्जा चुक जाएगा, नहीं तो देश कर्जे में फंसता जाएगा। और लगभग भारत के सभी राज्यों की हालत यही है कि वो लगभग कर्जे में फंसे हुए, यहां तक कि केंद्र सरकार भी। तो फिर पेंशन जैसी व्यवस्थाओं को बंद करना चाहिए। पर यहां पे एक प्रश्न तो उठता है ना, एक कि पेंशन की व्यवस्थाएं फौजियों की ही बंद क्यों? वो तो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी बंद करो जो ये कहकर हमारे बीच में आते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे। तो जो हमारे सेवक हैं, इन सभी सेवकों की पेंशन बंद कर दो। तो जब हम इनकी पेंशन बंद करेंगे तो जो पैसा बचेगा उससे तकनीक खरीद लो। हम पढ़ते हैं कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ गई है। विधायकों की तनख्वाह पहले 54,000 थी, 90,000 हो गई। और तुम अग्निवीरों को हाथ में पहले 20,000 दे रहे थे, जब बहस हुई तो 30,000 देने लगे। उल्टा करो ना। जो जवान है, जो सीमा पे खड़ा हुआ है, जो ग्लेशियर पे -40 डिग्री 60 डिग्री पे खड़े हुए हैं, उनकी पेमेंट करो 3 लाख रुपए। और जो ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए, इनको दो 20,000 रुपए। इनको गाड़ी बंगला भी मत दो, सेवा करने के लिए आए हो ना, आते हो सेवा के नाम से, राजा बन के रहते हो, बोलते हो कि हम तुम्हारे सेवक हैं। कैसे सेवा को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां तो ये समझ में आ रही है बात कि वास्तविक कारण पे जब हम आए तो दो वास्तविक कारण हमको समझ में आए। अब आती है राजनीतिक मंशा की बात कि सर इसमें कोई राजनीतिक मंशा है। राजनीतिक मंशा है तो मैं खुल के आलोचना भी करूंगा, बिल्कुल है राजनीतिक मंशा। पहला तो आप लोगों को नौकरियां देना चाहते हो। सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वादा फुल नहीं हो पाया। आप भूल गए कि नौकरी यानी रोजगार और आजीविका में अंतर होता है। रोजगार का वादा करके सरकार में आए और आजीविका की बात करने लगे। सरकार बोली कि पकौड़े तल लो, और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि चलो पकौड़े तलने के लिए भी हम तैयार हैं, पर मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, जितनी भी सरकारें मुझे सुन रही हैं, पकौड़े तलने के लिए मेरे पास कोई दुकान तो होगी नहीं। अगर दुकान होती तो मैं पकौड़े ही क्यों तलता। तो मैं रोड के किनारे ठेला लगा के खड़ा हो जाऊंगा, और जब मैं रोड के किनारे खड़ा होकर पकौड़े तल रहा होता हूं, पानी पूरी बेच रहा होता हूं, केले बेच रहा होता हूं, रेवड़ी वाले काम कर रहा होता हूं, तो नगर निगम वाला के मेरा ठेला उठा ले जाते हैं। या तो मुझे कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दो जिससे मैं पकौड़े तल पाऊं, या फिर ऐसा रोजगार दे दो कि बार बार मुझे नगर निगम वाले परेशान ना करें। तो शायद इसीलिए रोजगार को खपाने के लिए सरकार ये योजना लाई कि जितनी जल्दी रिटायरमेंट होगा उतनी जल्दी रोजगार खपाए जा सकते हैं। ये राजनीतिक मंशा है, मैं इसकी खुलकर आलोचना कर रहा हूं। साथ ही साथ लोक व्यवस्था, अब भैया रोजगार दिए नहीं है, लोग जवान हो रहे हैं। 5-5 साल से MPPSC का रिजल्ट नहीं आया, शुक्र है आ गया, 13% वाले अटके हुए हैं। अब कई जगह हैं जहां रिजल्ट टूटके हुए हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे फलाना हो, ठिकाना हो, तो वो लोग उपद्रव करेंगे, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब होगी, सरकार की बदनामी होगी। तो क्यों ना उनको ये झुंझुना पकड़ा दिया जाए कि एक काम करो, भर्ती करो। अरे भाई, पहले 60,000 भर्तियां होती थी हर साल फौज में, और 60,000 रिटायरमेंट होते थे। 2019 से कोई भर्ती नहीं हुई है। 1,69,000 के आसपास आर्मी में भर्तियां खाली हैं, और आप यह कहकर भर्ती नहीं करा रहे हो कि कोरोना आ गया था, तो बीच में चुनाव भी तो हुए थे, मास्क लगा लगा के सबने रैलियां की थी। तो इस फौज की भर्ती में कितना समय लगता करवाने में, दौड़ी तो होनी थी, फिजिकली तो होना था। अगर वो नहीं मरे भर्ती जो रैली कर रहे थे, तो फिर बेचारे ये तो जवान है, सुबह 4 बजे उठ के 4-4 साल तक दौड़ते हैं, और 4 साल के लिए नौकरी करने के लिए जाएंगे, वो भी देश में जान दे देंगे। और 20,000 रुपए पेमेंट दे रहे हो किसको?
अग्निवीर वाले को मैं कहता हूँ 30,000 40,000, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। जो टाइपराइटर मेरे यहाँ काम करते हैं 8-8 घंटे के 16,000 रुपए ले रहे हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो। 16,000 लेने के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, और तुम चाह रहे हो कि 20,000 में जवान जान दे दे, तो ये तो मजाक ही हो रहा है ना। राजनीतिक मंशा मुझे बिल्कुल खराब लग रही है। यहां पर वास्तविक कारणों पर सुधार होना चाहिए। मैं इस बात के लिए समर्थक हूं। कई लोग इसके समर्थक हैं, कई लोग इसके विरोध में भी हैं। विरोध होना जायज भी है। क्यों है विरोध होना जायज? कई सारे प्रश्न हैं। पहला, जब यह योजना आई तो संसद में चर्चा क्यों नहीं हुई? दूसरा, क्या यह योजना सेना के ऊपर थोपी जा रही है? तीसरा, जब केवल थल सेना के लिए बोला गया था, फिर तीनों सेनाओं में लागू क्यों की जा रही है? चौथा, 25% रिटायरमेंट की बात नहीं हुई थी, बात हुई थी कि 75% परमानेंट होंगे, तो तुमने उल्टा कर दिया। 75% रिटायर करने की बात बोली और 25% परमानेंट करने की बात बोली। दूसरा, हर साल जो 60,000 भर्तियां होती थी, क्या उसके पैरेलल में आने वाली है? जवाब है नहीं। तो जब 60,000 भर्तियां हो ही रही थी, उसमें भी 17.5 से 21 साल के बच्चे ही दौड़ लगा रहे थे, तो फिर ये अग्निवीर योजना का झुंझुना क्यों पकड़ाया गया हम लोगों को? या तो ये कह दो कि अग्निवीर योजना पैरेलल चलेगी, कि जिनको इसमें आना है वो इसमें आ जाओ, जिसको परमानेंट जाना है वो परमानेंट हो जाओ। और आप ऐसे समझो कि 2019 से कोई भर्ती नहीं हुई, और जो पहली बार अग्निवीर योजना की भर्ती हुई थी उसमें लगभग 46,000 पद थे आर्मी में, और इस 46,000 को 4 साल के बाद देखोगे तो 25% सिर्फ परमानेंट होगा, 75% रिटायर हो जाएगा। तो लगभग 12,000 लोग ही परमानेंट हुए, बाकी बाहर आ गए। और जो पद हैं वो 1,69,000 खाली डले हुए हैं। तो 12,000 से कैसे तुम भर पाओगे उस पद को? तो स्पष्ट है यहां पर कि छटनी होनी चाह रही है फौज में। जब छटनी फौज की बात करने के लिए आते हैं तो वास्तविक कार्ड की तरफ जाना, कि छटनी होना इसलिए जरूरी है जिससे कि राजस्व खर्चे को बचाया जा सके। तो मेरा तो ये काउंटर है कि राजस्व खर्चा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन नेताओं की पेंशन बंद कर दो सबकी। एक विधायक 3 बार जीता तो उसे 3 बार पेंशन दी जा रही है। ऐसा कौन सा इन्हें तुर्रम खां वाला काम कर लिया है? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर पाए, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को बंद कर देनी चाहिए पेंशन, और सरकार को इस नियम को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब आते हैं कि जो हमने बातें की उनके अलावा कुछ प्रश्नों पर और विचार होना चाहिए। वो क्या है विचार? वो सुनिए। ये प्रभाव है कि अगर अग्निवीर योजना में ये बातें सच साबित हुई तो हमारा समाज कितना इंपैक्ट होगा। पहला, आपने कहा कि 4 साल के बाद जब आप रिटायर होकर आओगे तो आपको 2 सुविधाएं दी जाएंगी। पहला, अगर आप चाहो तो बैंक से लोन ले सकते हो और कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। इतनी सी बात समझाओ मुझे आप। भारत का टेरेन देखा है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान है, कहीं कुछ है, और चारों ओर से कई देशों से हम घिरे हुए हैं। 4 साल की ट्रेनिंग में कब तुम उसको ग्लेशियर पे भेज दोगे? कब तुम उसको जंगलों में ट्रेनिंग करा दोगे? कब तुम उसको पढ़ाई करवा दोगे? कब तुम उसको स्किल सिखा दोगे? क्योंकि लोन लेने के बाद वो कोई धंधा करेगा तो उसके पास स्किल होना चाहिए ना। तो या तो उसको ट्रेनिंग अच्छे से करा लो। अब 10 महीने की ट्रेनिंग तुम 6 महीने में कराओगे, उसमें स्किल भी सिखाओगे, तो वे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मान लो पॉसिबल हो भी गया, तो जब बैंक से वो लोन लेने आएगा, या तो ये व्यवस्था कर दो कि एक सिंगल कार्ड होगा, वो दिखाएगा कि मैं अग्निवीर हूं, और मिनिमम 10 लाख रुपए उसको मिलना चाहिए धंधे के लिए। तो सिक्योरिटी समझ में आ रही है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप कोई लिखकर गजट में नहीं ले रहे हो। या तो लिखकर ले दो कि नहीं इतना रोजगार मिलेगा या इतनी व्यवस्था की जाएगी, और या फिर इस नियम को वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि 10% रिजर्वेशन होगा पैरामिलिट्री फोर्स में। अरे जब नाक ऐसे पकड़ी जा सकती है तो फिर लड़के ऐसे नाक क्यों पकड़ेंगे? अगर 4 साल के बाद फौज छोड़ने के बाद उसे पैरामिलिट्री फोर्स में ही जाना है तो सीधे ही पैरामिलिट्री फोर्स में जाएगा ना वो क्यों फिर ऐसे करके फिर ऐसे नाक पकड़ेगा? और दूसरा, वो पहले नौकरी छोड़कर आए 4 साल के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद फिर वो तैयारी करे, तो यहां तो 7 दिन का रूटीन टूट गया तो दोबारा पढ़ने मन नहीं होता। 4 साल के बाद कौन पढ़ेगा? वो ये सब बातें हैं कि ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई हो जाएंगी, ट्रेनिंग में ही इतने रगड़ दिए जाएंगे कि पढ़ाई का मन नहीं होगा। दूसरा, एक पहलू और समझिए, मैं चंबल क्षेत्र से आता हूं, और वहां चंबल क्षेत्र में लड़कों की शादी इस आधार पर होती है कि नौकरी है या नहीं। और अगर वो अग्निवीर योजना में फौज बनता है तो लड़की वाले इस बात का इंतजार करेंगे कि पहले पक्का हो रहा है कि कच्चा हो रहा है। नहीं मालूम चले लड़की की शादी कर दी, 4 साल के बाद घर पे आके बैठ गया। इस लिहाज से एक ये समस्या भी समझने की जरूरत है हम लोगों को। तो अगर करना ही है अग्निवीर योजना को लागू, तो मेरा यह मानना है कि 75% परमानेंट कर दो। जो 25% रिटायर होकर आ रहे हैं उनको सीधे पुलिस प्रशासन में डाल दो या पैरामिलिट्री फोर्स में डाल दो। सिर्फ फिजिकल होना चाहिए, कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट पास करके ही वो उस आर्मी में गए हैं। और 80 से 90 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं एक कैंडिडेट पर। उस कैंडिडेट को तुम 4 साल के बाद निकाल के बर्बाद कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो उसका फायदा ये होगा कि जब वो कैंडिडेट पुलिस में आएगा और
सभी राज्य की पुलिस की हालत मालूम है, पेट निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे डिलीवरी होने वाली हो सब पुलिस वालों की। कई पुलिस वाले ऐसे भी जो फिट हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे पुलिस वालों को रिप्लेस करके इन बच्चों को शामिल किया जाए, क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, और इनको प्रमुख रूप से ऐसी जगह रखा जाए जहां पर लॉ व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, जैसे कि ट्रैफिक में। तो जो डिसिप्लिन में होगा वो दूसरों को डिसिप्लिन में रख सकता है। तो देखते देखते राज्य का ट्रैफिक व्यवस्था यूं सही हो जाएगा। प्लस वो 25% भी सिक्योर है कि हम कुछ नहीं तो पुलिस में जाएंगे, अगर अच्छा रिकॉर्ड रहा तो वो ईमानदारी से, राष्ट्रभक्ति से अपने देश की रक्षा भी करेगा। नहीं तो उसके दिमाग में 4 साल के बाद छोड़ना ही है, तो फिर वो लगाव नहीं आ पाएगा, इस चीज को फील करना पड़ेगा। अगर हम फील नहीं करेंगे तो इसका नुकसान हमको ही है। दूसरा, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अगर वो रिटायर होकर आएगा तो सामाजिक गुंडागर्दी कर सकता है, क्रिमिनल बन सकता है। कुछ लोग मानते हैं नहीं बनेगा। मेरा ये मानना है कि डिस्टर्बेंस तो होगा। मान लो कि 75% 4 साल में रिटायर होकर आए, कुछ ने धंधा कर लिया, कुछ ने नौकरी कर ली। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो क्या करेंगे, क्योंकि पैसा तो उन्होंने कमाया जो 25-30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, उसमें से 4-5 साल में खर्च भी होंगे। अब वो कमाने की आदत हो गई है, अब 5 उंगली एक जैसी तो होंगी नहीं, कुछ मक्कार भी होंगे, पैसा भी खत्म होगा। पैसा आएगा तो कुछ नशा पत्ते की लत भी लगेगी। फिर समाज व्यवस्था में क्या करेंगे, चोरी चपाटी करेंगे। तो अग्निवीर बनने से पहले उन्हें हथियार चलाना नहीं आता था, अग्निवीर बनने के बाद वो हथियार चलाना सीख गए। अग्निवीर बनने से पहले वो पुलिस से डरते थे, अग्निवीर बनने के बाद वो किसी से नहीं डरेंगे। इंडियन आर्मी डरेगी किससे वो? तो एक तो वो बेखौफ है, दूसरा उन्हें पूरी स्ट्रेटेजी मालूम है, तीसरा हथियार चलाना आता है। तो इसका परिणाम ये होगा, आपने कहीं सुना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अरुण फौजी कुख्यात गैंगस्टर बना। गोगा मेडी की जो हत्या हुई राजस्थान में, एक फौजी ने ही उसकी हत्या की थी। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देखिए, यहाँ पे सावेक सिंह है, इनको एक दिन पहले बेइज्जत करके सस्पेंड कर दिया गया था, कोर्ट मार्शल कर दिया गया था इंडियन आर्मी से। तो इन्होंने भारत सरकार से बदला लेने के लिए खालिस्तानियों को ट्रेनिंग दी थी। तो भाई, दिल अगर दुखता है तो इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा। अब ये बात सही है कि तुम कह रहे हो 10% CS दिया जाएगा, कोस्ट गार्ड में 10% दिया जाएगा, 2% का 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि आपने इस योजना को लागू किया और लागू करते ही आपने बदलाव करना शुरू कर दिए। इसका मतलब आपने जो निर्णय लिया है वो जल्दबाजी में और हड़बड़ी में लिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे अनुशासन आएगा। अनुशासन अगर आ रहा है तो फिर NCC को भंग कर देना चाहिए, अनुशासन के लिए NCC भेजो। अनुशासन अगर सिखाना है तो उसको फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भेज दो, अगर इसी प्रकार की हमको भर्तियां करनी है तो। कुल मिला के मेरा तो ये कहना है सरकार से कि जो 25% परमानेंट हो रहे थे उसको बदलकर 75% परमानेंट कर दो, पहला। दूसरा, जो 25% रिटायर होंगे उसको सीधे पुलिस में या पैरा मिलिट्री फोर्स में सीधा फिजिकल के आधार पर एंट्री करवा दो, टेस्ट नहीं होना चाहिए, बच्चा टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। तीसरा यह है कि उसके परिवार को रिटायर होने पर सभी मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, वो सब सुविधाएं दी जाएं पेंशन के अलावा जो एक फौजी को मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चे इस अग्निवीर योजना का विरोध नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं मानूंगा कि ये राजनीतिक मंशा है। और अगर आप मेरी बातों को समझते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, तो मैं मानूंगा ये वास्तविक कारण थे और ये कदम उठाना जरूरी है। हालांकि सरकार ने निडर होकर कई ऐसे कदम उठाए हैं जो पिछली सरकारें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। रिफॉर्म के मामले में सरकार बहुत आगे है, फिर वो चाहे नोटबंदी का रिफॉर्म हो, चाहे GST का रिफॉर्म हो, चाहे कृषि कानून का रिफॉर्म हो, चाहे नए नियम लॉ का रिफॉर्म हो, या फिर अग्निपथ योजना हो। पर मेरा यह भी कहना है कि जो आप रिफॉर्म कर रहे हो उस रिफॉर्म से क्या परिणाम हो रहे हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपकी ही है। नोटबंदी का क्या हुआ, आप आके जवाब दो कि इसके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, या फिर संसद में अच्छे से चर्चा करो। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसे ही जल्दबाजी में निर्णय लिए थे, पर उसका भुगतान वहां की जनता ने किया। तो सरकार 5 साल में आती है, 5 साल में जाती है, ये देश जनता का है, और जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है वहां पे अच्छे से डिस्कस करो, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई योजना लाओ, नहीं तो फिर बाद में हड़बड़ी में उसको वापस करना पड़ता है। जैसे नोटबंदी की, नोट जारी किए, नोट वापस किए, इसका जवाब कौन देगा? कृषि कानून लाए फिर वापस किया, इसका जवाब कौन देगा? कहीं ऐसा भी ना हो कि अग्निपथ योजना आए, बाद में बोलें काम नहीं कर रही, बंद कर दो। ऐसे नहीं करना है। देश में लोकतंत्र अगर है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उसी हिसाब से काम होना चाहिए। बाकी आपको कोई सलाह देनी है तो सलाह दीजिए। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।